खुश आमदीद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मिस्र के मशहूर अहराम के बारे में, जो न सिर्फ तारीखी अहमियत के हामिल हैं बल्कि दुनिया के अजायबात में भी शुमार होते हैं। अहराम की शक्ल मुसलसी है जो कि आसमान की तरफ इशारा करती है। इनका डिज़ाइन इस बात की अक्कासी करता है कि मिस्र की तहजीब का इल्म, मैथ और फल्कियात में कितना तरक्की याफ्ता था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इन पिरामिड्स को जिसने भी बनाया था, इनको किसी भी तरीके से हमारी अर्थ का एक्यूरेट साइज़ मालूम था। इसको बनाने वाले 4500 साल पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि ये पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फ़ैरोज़ ने बनवाया था और इनको इन्हीं पिरामिड्स में मरने के बाद दफन किया जाता था। लेकिन आज तक इन पिरामिड्स में से किसी भी फ़िरौन की मम्मी नहीं मिली है। हमारे पास जो इस वक्त एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड्स को 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वज़न के बराबर है, जो कि करीब 2.3 टन वज़न बनता है। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया ही सिर्फ 13 एकड़ है। इस पिरामिड के अंदर एक दो नहीं बल्कि 9 फुटबॉल फील्ड आराम से फिट आ सकती हैं। इनको बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें कुछ पत्थर तो 50 टन से भी वजनी थे। अगर इसके टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वज़न 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हज़ारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया। 50-50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर 480 फीट ऊंचाई तक बगैर क्रेन के पहुंचाया गया। और इन पिरामिड्स को बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इनको अर्थक्वेक प्रूफ के साथ इसकी हर साइड को 51.1 डिग्री पर सेट किया। लोग इनके बारे में हैरान थे कि इस पिरामिड्स के चारों साइड को कैसे बगैर कंपास के सेट किया गया होगा। इस टाइम के मामारों ने पोलर स्टार्स की मदद से इन पिरामिड्स के नक्शे को मुकम्मल किया। जिस 13 एकड़ की ज़मीन पर इस पिरामिड को बनना था, इस ज़मीन का लेवल अगर थोड़ा सा भी आउट होता तो ये 23 लाख पत्थर एकदम से ज़मीन बोस हो जाते और इस पिरामिड का बनना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होता। ज़मीन को लेवल करने के लिए इस टाइम के इंजीनियर्स के पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों तरफ खड्डा करके इसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को मैच किया होगा और इस तरह से इस ज़मीन का लेवल किया गया होगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर अब ज़मीन का लेवल भी ठीक था, सीमतें भी मुतय्यन हो गई थी और अब कंस्ट्रक्शन की बारी थी, जिनके लिए लाखों टन वजनी पत्थर दरकार थे। अब मसला ये था कि इन पत्थरों को काटने के लिए इनके पास कोई भी ग्राइंडर मशीन इस वक्त मौजूद नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 50-50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको रेक्टेंगुलर शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, जिस चीज़ के ज़रिए उन्होंने ये काम किया वो छेनी थी। ये सिर्फ कापर से बनी हुई छेनी नहीं थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कापर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया। कापर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ी के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर अपनी मतलूबा शक्ल में लाए जाते थे। अब चूंकि ये ख़ास किस्म का पत्थर, जिसको आज लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई कंस्ट्रक्शन साइट गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर टोरा सिटी में हो रही थी। अब सबसे बड़ा मसला इन पत्थरों की ट्रांसपोर्टेशन का था। हर एक पत्थर 50,000 किलोग्राम वजनी था और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने थे। इतने ज़्यादा पत्थरों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना तो उस वक्त कोई जानवर काम आ सकता था और ना उनके पास ट्रक्स वगैरह मौजूद थे। हत्ता कि आज के दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज़ तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। यहाँ टोरा और गीज़ा के दरमियान मौजूद रिवर से फ़ायदा उठाया गया और इन बड़े बड़े पत्थरों को पिरामिड साइट पर लाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कम से कम भी 500 मजदूरों की आर्मी एक शिफ्ट में इस वक्त काम करती थी। जो एक्सपर्ट्स की टीम इन पिरामिड्स पर रिसर्च कर रही थी, इनको तकरीबन तमाम सवालों के जवाब मिल चुके थे, सिवाय एक सवाल के, जो कि इनको हर वक्त सता रहा था कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और एक के बाद एक लगना भी शुरू हो गए।
تو آخر اتنی اونچائی تک ان پتھروں کو پہنچایا کیسے گیا ہوگا؟ یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ ٹریک کے ذریعے۔ لیکن یہ ایک بات تو طے ہے کہ 50,000 کلو گرام وزنی پتھر مزدوروں کے ذریعے ہی اوپر لائے گئے ہوں گے۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں، چھینی، ہتھوڑے کی مدد سے پتھروں کو کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، مگر ایک چیز ایکسپرٹس کو بھی حیران کر گئی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوئے تھے وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سخت ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرینڈرز کے علاوہ کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر کے کئی ملکوں سے مختلف آرکیولوجسٹ کو ان پیرامڈس کی ریسرچ کے لیے بلایا گیا، لیکن کسی کو اس بات کا کوئی سراغ نہ مل سکا کہ 4500 سال پہلے گرینائٹ جیسے اس سخت پتھر کو ایجپشنز نے کیسے کاٹا ہوگا۔ آخرکار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سالو کر دیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائڈز پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور اس کے بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے گرینائٹ کا ایک پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخرکار ان پیرامڈس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان پیرامڈس کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اس بات کا اندازہ آج تک کسی کو بھی نہیں ہو سکا ہے، اور یہ پیرامڈس آج بھی دنیا والوں کے لیے کسی عجوبہ سے کم نہیں ہے۔